के लिए टाइम, फिर सैटरडे से लेकर अगले वेंसडे तक हो गया अगले वाले चैप्टर के लिए टाइम, फ्लूइड के लिए, राइट। सो एक चीज हम समझेंगे कि अभी आपका ये वाले संडे टेस्ट नहीं है फिजिक्स का, पता चला होगा आप लोगों को, है ना, बताया था मैंने, यस सर। है ना। इस संडे को कोई टेस्ट नहीं है फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट फिजिक्स का तो नहीं है ना। सो इन दैट केस यू विल बी हैविंग सम टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो रिवीजन में तुम्हारी अभी तुम जो भी रिवीजन करो उसको अपने पेस पे चला सकते हो, कोई इशू नहीं। बट मैंने अगेन जो तरीका बताया उसको फॉलो करना। इस वाले चैप्टर की जो भी आपकी प्रैक्टिस है इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी की, ये आप अगले सैटरडे तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर अगले सैटरडे से और वेंसडे तक के बीच में आप जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं फ्लूइड, उसको कर लेना और फिर आगे ऐसे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं, वेपर की फॉर्म में होते हैं, और कुछ अलग जो भी हमारे बेसिकली टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं वो हमने पढ़े हुए हैं, राइट। लेकिन जब हम सॉलिड सब्सटेंसेस पढ़ रहे होते हैं या फिर हम समझ रहे होते हैं मैकेनिक्स उसकी, सॉलिड्स की, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसके बारे में, जैसे कि इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लिक्विड लिक्विड के लिए भी पढ़ते हैं, है ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अलावा लिक्विड के लिए पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने को मिलेंगी, वो प्रॉपर्टीज जो कि आपकी सब्सटेंसेस की होती है, जिनकी हेल्प से आप उन सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हो, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि पहली बात तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। दूसरा क्या है कि अगर आप इन चीजों को समझते हो तो डे टू डे लाइफ में भी काफी आइडिया मिलता है चीजों का, क्योंकि काफी ज्यादा रिलेटेबल है ये चैप्टर, राइट। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, तो वो तो आप लोगों का इतना रिलेटेबल है नहीं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में काम आ नहीं रहा है ना। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो कि आपको देखोगे आप अगर डे टू डे लाइफ में, तो आपको उनका क्या है, आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो ये उनमें से एक चैप्टर है। तो बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? कन्फिगरेशन, यानी अगर किसी बॉडी को हमने उसकी कन्फिगरेशन से चेंज किया, उसको जैसे हमने स्ट्रेच कर दिया बॉडी, तो अगर हम इस लोड को हटाएंगे, इस फोर्स को हटाएंगे, तो अगर ये बॉडी फिर से क्या कर लेती है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है ना, स्ट्रेच होने के बाद। तो इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी। शेप और साइज दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये, कन्फिगरेशन लिखा हुआ है ना, मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल। सो व्हेन द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, देन द मटेरियल रीगेन्स इट्स शेप, रीगेन्स इट्स साइज, ठीक है। चलो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई जो फोर्स के बारे में बात हो रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो क्या है? तो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू बॉडी जो कि इसका साइज या शेप चेंज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। डिफॉर्मिंग क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में है और अगर आप उसकी शेप या साइज को खराब कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, खराब करना मतलब चेंज करना बेसिकली, कि अगर ये ऐसे रखी हुई थी, तुमने इसको स्ट्रेच कर दिया यहाँ से या यहाँ से, है ना, बेसिकली चेंज कर दिया, ठीक है। तो तुम्हारी जो है बॉडी, उसका शेप, कन्फिगरेशन, साइज मतलब चेंज हो गया, तुमने डिफॉर्म कर दिया ना उसको एक तरह से, तो इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं उस फोर्स को। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? इलास्टिक बॉडी मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाए, रीगेन हो जाए, नाम से समझ में आ रहा है, वो बॉडी जो कि अपना रीगेन कर ले ओरिजिनल फॉर्म पूरी तरीके से, है ना, उसको बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। जैसे कि एक क्वार्ट्ज फाइबर जो होता है, इट इज नियरेस्ट अप्रोच टू द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो अगेन हम जैसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना कि देयर इज नो थिंग लाइक परफेक्शन, परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो वैसे ही परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन क्लोज टू परफेक्ट, यानी कि ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा इलास्टिक बॉडी जो होती है, उसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर, है ना। कोई क्वार्ट्ज फाइबर होता है ऑलमोस्ट अपनी शेप साइज पूरी रीगेन कर लेता है। ऐसे ही परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या हुई? अ बॉडी is said to be perfectly plastic if it does not regain its original form, even slightly when the deforming force is removed। बात समझ में आई सबको? प्लास्टिक बॉडी क्या हुई? जो कि बिल्कुल भी रिगेन नहीं करती है ना। जैसे तुमने अगर इस पेन को स्ट्रेच कर दिया और इतना लंबा कर दिया, तो ये ऐसा ही रहेगा फिर,
वापस से ये इतना नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये क्या है, प्लास्टिक बॉडी है। सो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है, जो अपनी शेप को, साइज को फिर से रिगेन नहीं कर सकती, ठीक है। पैराफिन वैक्स, वेट क्ले, दीज आर सम नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, एग्जांपल्स हैं। इलास्टिक के कौन से थे, क्वार्ट्ज फाइबर। आगे चलते, इलास्टिसिटी का कॉज थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, क्या कैसे होता है। कोई भी सॉलिड है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उससे मिलकर बना हुआ है ये, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग फोर्सेस लग रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे होते हैं, है ना। आसपास के मॉलिक्यूल्स लगा रहे होंगे कोई ना कोई फोर्सेस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, राइट। तो जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं, ये अगर हम कंपेयर करें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में, तो आप देखोगे सॉलिड में जो होते हैं सबसे मैक्सिमम होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो सॉलिड में बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि टाइटली पैक भी होता है ना सॉलिड, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी। तो Yes. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही आप डिफॉर्मिंग कोई भी फोर्स लगाओगे बॉडी पे, तो या तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास आ जाएंगे या फिर दूर चले जाएंगे, डिपेंड करेगा आपने किस डायरेक्शन में लगाया है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तभी तो सॉलिड चीज बनी हुई थी, समझ में आ रही है बात। जैसे कि ये पेन है, ये पेन अपनी शेप में, साइज में क्यों है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपने इक्विलिब्रियम में आ रखे हैं सारे पार्टिकल्स इसके फिलहाल। अगर मैं इसको ऐसे श्रिंक कर दूं या कोई मशीन से इसको ऐसे खींच लूं, तो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, इसके मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे, है ना, डिस्प्लेस होंगे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, राइट। तो इसकी शेप और साइज में चेंज आ जाए। नाउ व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, द रिस्टोरिंग फोर्सेस ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड टू द रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम। अब सिंस जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो जैसे तुमने पेन को खींचा, अब अगर मान लो ये एक इलास्टिक बॉडी होती, तो इस बॉडी की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो जैसे ही तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, क्योंकि अभी तो क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो चाहते हैं कि तुम्हारी बॉडी टूटे नहीं, डिफॉर्म नहीं हो, अपनी जगह पे रहे एज इट इज, पर तुम्हारे अंदर तो शरारत है ना, तुमने क्या किया, उसको खींच दिया जोर से, या तुमने उसको कंप्रेस कर दिया, तो तुमने तो उसका बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। लेकिन अगर वो इलास्टिक बॉडी है तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करेंगे, उसको रिस्टोर करने का ट्राई करें। रिस्टोर मतलब जैसे भी पुरानी वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें बदलने का ट्राई करें, ठीक है। और वापस से क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाना चाहेंगे अपने मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। इस तरह से आपकी बॉडी क्या करती है, रीगेन कर लेती है अपनी शेप और साइज। अब उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रेस। सबसे पहले तो स्ट्रेस पढ़ा हुआ है आप सबने, ये स्ट्रेस वही है जो आपको होता है पढ़ाई करते वक्त, है ना, नहीं वो वाला नहीं। इसमें बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं कि फोर्स और एरिया रिलेट कैसे किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही, ये प्रेशर की तरह आप इसको समझ सकते हो, जैसे प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन इसमें जो फोर्स होता है बच्चों, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है। जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा किसी बॉडी पे और उसकी शेप या साइज को चेंज किया जाएगा, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा विद इन द सब्सटेंस, है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि बॉडी अगर तुमने ऐसे खींच दी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, उसको पास लाना, तो पास लाने की डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और जो उस बॉडी का एरिया होगा, सरफेस एरिया, उससे जब आप डिवाइड करोगे उस रिस्टोरिंग फोर्स को, तो आप एक क्वांटिटी ऑब्टेन कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है कि एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, जो कि आपने प्रेशर की यूनिट भी पढ़ी थी, ठीक है। तो उसको ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। चलो आगे समझते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होते हैं, यानी कि दो अलग अलग तरह के स्ट्रेस हमने डिफाइन किए हैं। एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल और एक हो गया नॉर्मल। नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत इजी। व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल, देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर एक ही डायमेंशन में है ना, जैसे ये पेन हो गया, तो तुम इसको ऐसे खींच रहे हो, तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, है ना, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, उसके एग्जांपल क्या लिया हमने, टेंसाइल या कंप्रेसिव। क्या मतलब हुआ, टेंसाइल मतलब दूर खींचना, हिंदी में लिख रहा हूं, दूर। कंप्रेसिव मतलब पास लाना। ये बात समझ में आई। टेंसाइल का क्या मतलब हुआ, दूर लेके जा रहे हो आप, है ना, टेंशन क्रिएट करना चाह रहे हो। कंप्रेस का मतलब समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, कंप्रेस करना चाह रहे हो। तो जो फोर्सेस आपके सब्सटेंसेस को, उनके बीच के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को
कम करना चाह रहे हैं वो क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट करने वाले, और जो दूर ले जाना चाह रहे हैं वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस के। एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं, सॉलिड ब्लॉक, उसमें तुमने फोर्स लगाया किसी एंगल पे, दिख रहा है सबको, एक एंगल पे फोर्स लगाया है ना। अब हमें कंपोनेंट बनाने तो आते हैं बेटा, एक तो अलोंग द मटेरियल हो जाएगा कंपोनेंट F1, और एक नॉर्मल टू द मटेरियल हो जाएगा कंपोनेंट F नॉर्मल। ठीक है, तो अब उसको हम समझते हैं कि हमने किस तरह से तोड़े। जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, F साइन थीटा, है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही आता है ना भाई, और ये वाला क्या आएगा, F cos थीटा, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, राइट। Yes, sir. F साइन थीटा होगा ना बच्चा, ये तुम्हारा कहलाएगा नॉर्मल फोर्स, है ना। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। क्या कहलाएगा बच्चा, टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग लग रहा है ना, देखो किसी भी बॉडी पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे जैसे सर्कल में करते हो, तो उसके अलोंग फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स। F cos थीटा से इसको डिफाइन करते हैं, है ना। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जब नॉर्मल फोर्स लग रहा है Fn, तो एरिया से डिवाइड कर दोगे, Fn अपॉन ए क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। वैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या आ जाएगा, F cos थीटा अपॉन ए आ जाएगा, Ft अपॉन ए, है ना। तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूलाज है, ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है, इनको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन और चेंज इन साइज, वॉल्यूम एंड शेप। बेसिकली स्ट्रेस कर क्या रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ला रहा है, राइट। आगे चलते हैं, बल्क स्ट्रेस और ऑल अराउंड स्ट्रेस और प्रेशर। अब बल्क स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन फोर्स इज एक्टिंग all along the surface normal to the area, then force acting per unit area is also known as pressure. तो स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या सबको, आप लोगों को समझ में आया यस या सर। नहीं। अगर आप किसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो तो स्ट्रेस डिफाइन कर रहा है, और अगर आप पूरे ऑल अलोंग द सरफेस लगा रहे हो तो वो क्या हो रहा है बेटा, प्रेशर। क्या हो प्रेशर। रहा है, प्रेशर हो रहा है ना। तो कलेक्शन ऑफ फोर्सेस आपको प्रेशर दे रहा है, और अगर आप केवल फोर्स की बात कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस दे रहा है, राइट। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज टू प्रोड्यूस वॉल्यूम चेंज। बेसिकली पूरे सरफेस एरिया को आप अफेक्ट कर रहे हो, पूरे सरफेस एरिया पे अगर आप लगा रहे हो फोर्स, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, वॉल्यूम चेंज ना, वॉल्यूम, क्योंकि इसकी डायमेंशन चेंज कर देगा ना, पूरी सरफेस एरिया में चेंज ला देगा, तो वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा। द शेप ऑफ द बॉडी मे और मे नॉट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द होमोजेनिटी ऑफ द बॉडी। ऐसा हो सकता है कि प्रेशर आपकी बॉडी की शेप और बॉडी को, शेप ऑफ द बॉडी को या तो चेंज करे या ना करे, है ना। इससे चांसेस है कि शेप में भी चेंज नहीं हो, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। Yes. चलो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर दो यार। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्ग टेंजेंशियल स्ट्रेस दोनों निकाल के बता दो। बहुत इजी है। सर नॉर्मल स्ट्रेस से निकल गया कितना आ रहा है, सर, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 5 आ रहा है सर। 5 आ रहा है नॉर्मल, और टेंजेंशियल कितना, यस सर। 5√3। सर 5√3। पक्का। जी सर। तो भाई नॉर्मल कैसे Yes, निकाले, sir. सही है बेटा, सही है एकदम। एक तो इसका अलोंग द सरफेस आ जाएगा कंपोनेंट, और एक नॉर्मल पे आ जाएगा Fn एफ टी, है ना। और ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी इसकी, Fn क्या हो जाएगा, F cos 30, सॉरी F sin 30, और ये Ft क्या आ जाएगा, F cos 30। तो Fn अगर F sin 30 है, तो आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है उसको सिग्मा एन लिख देते हैं। अच्छा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ,
देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफ एन अपॉन ए कितना हो जाएगा ये, एफ साइन 30 अपॉन ए। अब वैल्यूज रखो एफ की वैल्यू तो कितना है 100 इंटू साइन 30, 100 और एरिया क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक का एरिया जिसपे फोर्स लगा हुआ है, यानी कि 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा एरिया, 5 इंटू 2। तो कितना हो गया ये, साइन 30 कितना होता है 1/2, Yes. 1/2 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट समझ में आई सबको, Yes. Yes. यस yes sir फोर्स पर यूनिट एरिया हो रहा है ना, ये तो ये न्यूटन हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया। कोई डाउट? नो सर। no सिग्मा sir. टेंजेंशियल क्या हो जाएगा इसी के साथ, एफ कॉस 30 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया वो सेम, फोर्स वो सेम, तो कितना आ गया ये 100 cos 30 इंटू 100 cos 30 डिवाइडेड बाय 6। क्या आंसर आया, So 5 root 3. 5 root 3. 5/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? No, sir. No. no आगे, sir. the ratio of the change in configuration, shape, length or volume to the original configuration of the body, what is it called? It is called strain. अब स्ट्रेस हमने समझ लिया क्या होता है ना, कैसे हम फोर्स को यूनिट पर यूनिट एरिया से डिवाइड करके स्ट्रेस निकाल लेते हैं, जो कि बताता है कि कोई बॉडी कितनी डिफॉर्म हो सकती है, कोई बॉडी मतलब उसका डिफॉर्मेशन बताता है कितना अप्लाइड है। वैसे स्ट्रेन क्या होता है बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये चेंज बताता है आपका। स्ट्रेन क्या बताता है कि कितना चेंज आया, है ना। तो जैसे कि मान लो तुम्हारी लेंथ थी कुछ, एल लेंथ का तुम्हारा वायर था मान लो, है ना। तुमने इस पे फोर्स लगाया और इसको क्या कर दिया तुमने, एल प्लस डेल्टा एल कर दिया, डेल्टा एल का चेंज लिया है। तो बात समझ में आई, फोर्स लगा के तुमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना है, डेल्टा एल है क्या, Yes, sir. यस सर। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्या थी, एल थी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्ट्रेन का, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो यूनिट बचेगी क्या कोई, नो सर। No, sir. राइट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं, वही लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन तीन होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल तो नाम से समझ में आ रहा है, द टाइप ऑफ स्ट्रेन दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स कॉजेज अ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी। लेंथ वाइज अगर डिफॉर्मेशन आ रहा है, लेंथ वाइज, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ n, व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय फोर्स F, देन लेट द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर इज डेल्टा L, शोन इन द फिगर। कोई आपको देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो जो आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। काफी इजी है, आगे चलें। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हुआ, ऐसा स्ट्रेन जो कि प्रोड्यूस कर रहा है डिफॉर्मिंग शेप फोर्स से, जो कि आपका वॉल्यूम में चेंज ला रहा है। अब समझो लॉन्गिट्यूडनल में किसका चेंज आ रहा था, लेंथ का, किसका आ रहा था, लेंथ Length. चेंज, लेंथ। है ना। और अभी वॉल्यूमेट्रिक में किसका आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन में वॉल्यूम का। Volume. तो ये डिफरेंस है बेटा, और कोई डिफरेंस ही नहीं है। बाकी तो आपको चेंज को डिवाइड करना है ओरिजिनल से, तो आपका स्ट्रेन आ जाएगा। ऐसे शेयर स्ट्रेन क्या होता है, अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चलो शेयर स्ट्रेन की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। अगर शेप में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, तो वो क्या एक तरह का shear strength हो सकता है। It is defined as the angle through which a face originally perpendicular to the fixed face is turned, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है यहाँ पे, आपने क्या किया, एक बॉडी ली, क्यूबॉइडल बॉडी,
ठीक है, और इसके अलोंग यहाँ पे ऊपर की तरफ आपने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा ना, यहाँ से इस पार्ट से तो आगे आ गई है और इस पार्ट से भी आगे आ गई है ये बॉडी, है ना। अब कैसे दिख रही है, थोड़ी थोड़ी ये ऐसी, यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाले पिक्चर में थोड़ी आगे की तरफ आ गई है, ये देखो थोड़ी आगे की तरफ आ गई है, राइट। और कुछ एंगल बना लिया है इसने, कुछ नया एंगल जिसको हम बोल रहे हैं फाई, ठीक है, इससे बना रखा है, इससे बना रखा है नई वाली बॉडी ना, स्ट्रेस लगाने के बाद जो आई है, शियर स्ट्रेस लगाने के बाद जो आई है, जो स्ट्रेन पड़ रहा है ना, शियर स्ट्रेन, तो जो फोर्स आपका अलोंग द साइड लगा है ना, जो बाद में आपकी प्रोड्यूस हो गई है बॉडी, है ना, थोड़ा टिल्ट हो गई है, डिस्टॉर्ट हो गई है, ठीक है, उस टाइम की बात करी जा रही है। आगे चलते हैं, हुक्स लॉ समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लो कॉपी में। अभी हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कि कैसे चेंज होते हैं ये सब स्ट्रेस और स्ट्रेन, है ना, कैसे क्या क्या लिमिट्स होती हैं इनकी। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आप इलास्टिक लिमिट्स के अंदर हो, जो कि अभी हम डिफाइन करेंगे, और अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग लिमिट्स होती है, अगर आप अपनी लिमिट के अंदर हो, इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, तो आपका स्ट्रेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा। यानी कि अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे किसी सब्सटेंस में, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, यानी कि उसकी लेंथ में भी चेंज आएगा, उसके डायमेंशंस में भी चेंज आएगा। बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, फॉर्मूला sir. होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हो तो आप स्ट्रेन को डिनोमिनेटर में भी ला सकते हो, राइट। Yes, sir. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, वाई, है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस, इसको आप ई भी लिख सकते हो, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसका डेफिनेशन ये होता है कि वो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके अलावा कुछ और बताने के लिए है नहीं इसमें। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करता है, इस बारे में हम बात जरूर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायमेंशन, है ना, नेचर पे डिपेंड करता है बॉडी की, कि बॉडी किस चीज से बनी हुई है ना, उसका मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, पार्टिकल्स किस क्या हैं उसके, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन के। बात समझ में आ रही है सबको? दो बॉडी है, एक पेन है मेरे पास और एक पेंसिल है, दोनों अलग चीज से बने हुए होंगे, है ना। Yes, sir. तो इसकी वजह से उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग आएगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी शेप और साइज में डिफरेंस, ठीक है, लेंथ में डिफरेंस है, वॉल्यूम में डिफरेंस है। यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम, Yes, sir. है ना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन की तो यूनिट होती ही नहीं है, स्ट्रेस Yes, अपॉन sir. स्ट्रेन लिखा ना हमने, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, स्ट्रेस की होती है, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट भी क्या हो जाएगी, Newton per meter square. Newton per meter square. हाँ। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी केवल वाई नहीं होता, ये अलग अलग हो सकता है। वाई कब हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जब हम बात करेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हम कब करते हैं, जब हम नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? जब हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, लेंथ की बातें कर रहे हैं, है ना, वॉल्यूम की बातें नहीं कर रहे। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, तब हम कौन सा डिफाइन करेंगे, वाई को डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंस हमको पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ अपॉन ए होता है, तो हमने यहाँ पे इसके आगे इसकी जगह रख दिया एफ अपॉन ए। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अभी अभी पढ़ के आए हम, क्या होता है स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल। Delta. बहुत बढ़िया। तो y की वैल्यू आ गई है, कितनी हो गई, एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, ठीक है, बट अगर आप आओगे इसको समझ, अगर आपको याद रखना है तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आगे चले, Yes, sir. Yes, sir. अगला देखते हैं, एलोंगेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स ओन सेल्फ वेट। अब देखो तुमने क्या किया,
एक रॉड लिया और तुमने उसको ऐसे लटका दिया हवा में। अब इस रॉड का कोई ना कोई मास तो होगा ना बेटा, Yes, sir. Yes, रॉड sir. हो गई है ना। अच्छा मास है तो वेट भी होगा कुछ, तो लेट्स से कि इसका Yes, वेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू उसका सेल्फ वेट हो गया। सेल्फ वेट मतलब उसका खुद का कितना वेट, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए, लेंथ हो गई एल। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें निकालना है क्या, टोटल एलोंगेशन निकालना है ना, कितना एलोंगेट हो रहा है वो खुद के वेट की वजह से। क्या बात समझ में आ रही है, एलोंगेशन क्यों हो पा रहा है? नहीं आ रही समझ में? सर आ रही है। अगर आपने ऐसे पकड़ लिया किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, अब इसका कुछ ना कुछ वेट है, तो वेट की वजह से नीचे की तरफ जाना चाहेगा ना, अरे नीचे की तरफ जाना Yes, चाहेगा ना sir. ये। अगर तुम Yes. इसको छोड़ दोगे ऐसे Yes, sir. तो ये नीचे चला जाएगा ना, ऐसे छूट जाएगा नीचे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, है ना। तो ये जो इसका वेट है, ये बेसिकली क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, है ना, या फिर प्लैनेट, Yes. राइट। Yes, sir. तो भाई जो तुम्हारा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जैसा हम अज्यूम करते हैं कि नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसकी वजह से अगर ये आपने इसे पकड़ के रख लिया, इसको नीचे नहीं छोड़ रहे आप, तो कुछ तो इसका एलोंगेशन नीचे की तरफ होगा ना, कुछ भी थोड़ा सा माइन्यूट भी होगा, अगर तो होगा तो सही ना, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, इसमें sir. टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होती है ना किसी भी चीज में। अगर आप उसको छोड़ देते हो ओपन एंड पे और उसको, और आप एक तरफ से अगर आपने उसके मूवमेंट को रोक लिया है और एक तरफ से अगर आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, तो टेंशन क्रिएट नहीं होगी क्या उसमें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो जो टेंशन होगी क्रिएट, उसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि हमने एक एलिमेंट ले लिया x dx, x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लिया, और अब उस dx एलिमेंट पे टेंशन को डिफाइन कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वेट पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेट x, ठीक है। हमने पर यूनिट लेंथ वेट निकाल लिया कितना आ रहा है, और उसको पूरे x के लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी क्या निकल जाएगी, टोटल टेंशन निकल के आ जाएगी। ये दिख रहा है सबको? अरे बात समझ में? Yes, sir. एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है ना, ये तो टी तो, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो हम एक्स के लिए पूरा निकाल लेंगे भाई, कितना आ रहा है। हमने पहले क्या निकाला, वेट पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ पे, एक छोटी सी लेंथ पे कितना वेट का असर है। जब इसको हम पूरे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी एक्स डिस्टेंस तक वेट का कितना असर है, उसकी वजह से कितनी टेंशन आ रही है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे समझते हैं, एलोंगेशन इन डीएक्स एलिमेंट। डीएक्स एलिमेंट में एलोंगेशन कैसे निकालें, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन क्या होता है, पढ़ा था। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पहले तो एलोंगेशन को डिफाइन करते हैं, क्या हो जाएगी भाई, टी मल्टीप्लाई बाय डीएक्स। ये क्या हो गया बच्चों, कुछ है इसका मतलब? नहीं, मतलब किस चीज का है, टी अपॉन एरिया का। तो ये तो हो गया आपका फोर्स, और ये हो गया आपका एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो गया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, What? Sir, strain से. स्ट्रेन से। तो स्ट्रेन कैसे लिखा हमने, DX. बताओ। अरे यार एलोंगेशन पढ़ाया ना मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले, ही देखो। Sir, Yes, L. sir. Sir, delta L upon L. ये देखो ये रहा, है ना, डेल्टा एल अपॉन एल किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रीन दिख रही सबको, Yes, sir. Yes, sir. y अपॉन dx, ठीक है। तो ये t इंटू dx ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया, a इंटू वाई। अब इसको 0 से l तक लेके जाना पड़ेगा ना बेटा, dx को तो पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना आपको, यहाँ से यहाँ तक। केवल dx पे अगर आप निकाल लोगे कि कितना एलोंगेशन आया है, उससे काम चल जाएगा क्या? पूरे बार का निकालना है ना, sir. पूरे रॉड का निकालना है। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया 0 से l पूरी क्वांटिटी को। हाँ तमन, सर यहाँ पे फिगर में y तो कहीं लिखा नहीं है, तो हमने y कैसे लिखा बेटा इक्वेशन y में? समझो, y जो है आपका, वो आपका एक ही डायमेंशन थोड़ी ना होगा रॉड का। Yes, sir. अब आई समझ में बात, Yes. केवल एक डायमेंशन थोड़ी ना ले रहे हो आप, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, t इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से l तक।
तो ये आपका कितना हो जाएगा WX dy। अब WX कैसे आया, WX कैसे आया, W क्या था, वो वेट, सेल्फ वेट। वेट। सेल्फ वेट था आपका, ठीक है। तो जो अब टेंशन जो भी आ रहा है वो वेट की वजह से ही तो आ रहा है यस सर। यस Yes, सर। sir. है ना। और हमने देखो यहाँ पे डिफाइन भी किया था टेंशन को, कैसे किया था, W/L × x। तो हमने बस यहाँ पे उठा के और यहाँ पे वैल्यू रखी है, T की जगह क्या रख दिया, W × x/L, है ना। बाकी का तो पूरा वैसा ही लिखा हुआ है, ये यस बाकी का सर। पूरा वैसा ही। Yes, sir. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो WL/2A आया जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बनता है एलोंगेशन का ड्यू टू सेल्फ वेट। इसमें आपको बाकी सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये फॉर्मूला भी याद रखोगे बस, या फिर ये भी याद रखोगे ना कि ये जो टेंशन आती है वो सेल्फ वेट की वजह से आती है, तो भी ना, ठीक है। आगे चलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज कवर करने जरूरी है बेटा। क्वेश्चंस हम जब इसके करेंगे ना तो ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएंगी, राइट। तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो तुम खुद से भी करना, और मैं नेक्स्ट क्लास में भी स्टार्टिंग की 15-20 मिनट की क्लास में क्वेश्चन ले लूंगा इस टॉपिक पे, ठीक है। यस यस सर। Yes, sir. कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन भी हम ले लेंगे, है ना। तब हमको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वेश्चंस के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बल्क मॉड्यूलस पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस को डिवाइड करो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो आप बल्क मॉड्यूलस की बात कर रहे हो। यानी कि पहले हम बात कर रहे थे लेंथ पे, है ना, ΔL/L की बात कर रहे थे ना, लेंथ कितनी चेंज हो रही है इसकी। यस सर। यस अभी सर। हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन क्या हो सकता है बेटा, वॉल्यूम में चेंज, डेल्टा V बाय V। डेल्टा वी बाई, माइनस डेल्टा वी, माइनस क्या बेटा, माइनस भी आएगा ना। माइनस ही लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब लेते हैं हम माइनस ही लेते हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है। तो जब वॉल्यूम की बात हम करेंगे तो हम बल्क मॉड्यूलस की बात करेंगे, जब हम लेंथ की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। प्रेशर यानी वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख रहे थे हम, तो प्रेशर लिख रहे हैं। अब सिंस आप पूरे वॉल्यूम की बात करने लगे हो, पहले आप लेंथ की बात कर रहे थे तो आप पूरे प्रेशर की बात नहीं कर रहे थे, स्ट्रेस की बात कर रहे थे। अब सिंस आप पूरे वॉल्यूम की बात करने लगे हो तो हमने डिसाइड किया था ना कि अगर पूरे सरफेस की बात करेंगे तो हम प्रेशर बोलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम पूरा प्रेशर ले रहे हैं P। तो स्ट्रेस बीइंग द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया एंड इट इज इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड। पहले से डिफाइन कर दिया इन्होंने कि भाई स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट एरिया है क्या चीज, प्रेशर, प्रेशर। है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है वैसे भी, है ना। तो स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, अब स्ट्रेस जो है, तो सॉरी नॉर्मल फोर्स, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम क्वांटिटी है, दोनों का Yes. डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पे Yes. स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। स्ट्रेस तो मतलब डिफाइन है प्रेशर की तरह ही। क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, स्ट्रेस डिफाइन होता है आपका किसी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे, और प्रेशर किस पे डिफाइन होता है, पूरे, सरफेस एरिया। Surface पे. ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इक्वल्स टू P/-ΔV/V, सिंस हमने बोला है प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेना है, और इसका सॉल्व करके जो बन जाएगा फॉर्मूला वो बनेगा PV/ΔV। माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि ये शो करता है आपको कि आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आई, यस सर। प्रेशर sir. होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। ये बात आपका बताता है क्या चीज, नेगेटिव साइन। कोई डाउट है इसमें, नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। एक और टॉपिक पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ये बस यही चीज इनफ है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस बेसिकली हमें ये बताता है ना कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसी स्ट्रेन पे, है ना। जब आप वॉल्यूम में चेंज ला रहे हो तो आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए, यही तो बताता है बल्क मॉड्यूलस। यस तो Yes, sir. कंप्रेसिबिलिटी इसका जस्ट उल्टा बताती है, ठीक है।
इसका तो यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन, सॉरी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू 1/k। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी चीज पे क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट कि भाई कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी बता दो, कि तुम्हें बतानी आनी चाहिए। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड is about 50 times that of liquids, and for gases it is 10 to the power minus 8 times of solid। बात समझ में आई? सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा बल्क मॉड्यूलस, उसके बाद लिक्विड का होगा, उसके बाद गैस का होगा। कैसे पता किया हमने कि अगर बल्क मॉड्यूलस कब ज्यादा होगा? जब चेंज इन वॉल्यूम कम होगा। हाँ, जब चेंज इन वॉल्यूम कम होगा। जरा सा प्रेशर, अगर आपने मान लो एक्स प्रेशर लगाया और आपका चेंज इन वॉल्यूम जो है वो मान लो आ गया 2x, और फिर एक्स प्रेशर लगाया एक दूसरे सब्सटेंस पे और उसमें चेंज इन वॉल्यूम आपका आ गया मान लो 5x, तो किसमें ज्यादा हुआ बल्क मॉड्यूलस? फर्स्ट वाले केस में हुआ ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सॉलिड में यही तो होता है, आप प्रेशर लगाते हो लेकिन क्या वॉल्यूम में चेंज आता है क्या ज्यादा? No, sir. No, sir. अभी तो No, सॉलिड sir. है वो। लिक्विड में देखो प्रेशर लगाओगे तो आ जाएगा ना चेंज, और गैस में भी आ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इसलिए सॉलिड का ज्यादा होता है, ये आप याद रखेंगे, लॉजिक से भी आपको समझ में आता ही है। आइसोथर्मल, हाँ बेटा बोलो। तो ये भी याद रखना है कि सॉलिड्स का मतलब 50 टाइम्स ज्यादा होता है लिक्विड से, और नहीं, ठीक है सर। याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसे चीजें जनरली नहीं पूछी जाती। बिल्कुल अगर थ्योरेटिकल पेपर बनाने पे ही आ गया आपका एग्जाम, तो फिर तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो बहुत सारी ऐसी चीजें बेटा जो कि तुम्हें जबरदस्ती याद करनी पड़ेंगी, है ना, जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो हमारी प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती है कि भाई हम सब चीजें रट लें। प्रिपरेशन हमारी ऐसी की जाती है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम अच्छे से पढ़ें समझ के, और उन पे क्वेश्चंस करें जितने ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद रह जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप इसको रटो। आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस, यानी कि आइसोथर्मल का मतलब समझते हो सब लोग? जब टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। Constant. ठीक है, तो उस केस में जब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप निकालोगे गैस की, तो वो आएगी K इक्वल्स टू P, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट प्रेशर के इक्वल हो जाएगी, है ना, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एडियाबेटिक केस में आप निकालोगे मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, तो उस केस में आपकी क्या आ जाएगी भाई? K इक्वल्स टू गामा P, और गामा की वैल्यू क्या होती है? CP/CV। गामा की वैल्यू क्या होती है? CP/CV। इसको नोट कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आता है क्वेश्चन में। सर रिपीट करना है क्या बोल रहे हो बेटा? ये लास्ट में जो बताया एडिएबल कंप्रेसिबिलिटी के बाद हाँ, अच्छा पूछ रहे हो आपको नोट क्या? मॉड्यूलस। पूछ रहे हो क्या नोट क्या करना है, या कुछ और पूछ रहे हो? सर लास्ट क्वेश्चन से रिपीट करने के लिए। अच्छा रिपीट करूं? यस सर। Yes, sir. रिपोर्ट है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी को बोल रहे हो क्या रिपीट करने को? कंप्रेसिबिलिटी, एडियाबैटिक। एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस होता है K इक्वल्स टू गामा P। आपको याद हो तो एडियाबेटिक इक्वेशन लिखते थे हम, हमने पढ़ा था, KTG पढ़ा है आपने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? नहीं, इससे पढ़ा है। आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ पढ़ लिया फिर तुमने, अगर वो नहीं पढ़ा है तो? आइसोथर्मल प्रोसेस भी तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने? यस सर। यस स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो होता है बेटा गामा जो होता है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हो कोई एडियाबेटिक का कॉमन इक्वेशन, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बता भी देता हूँ यहाँ पे, पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसा अगर कोई इक्वेशन बनता है, अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। पी क्या है इसमें बेटा? प्रेशर, प्रेशर
और V क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम। है ना, और गामा कोई नंबर है, राइट। तो अगर जैसे आपको मिल गया PV की पावर 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस फॉर्म में है अगर आपकी गैस ना, आपकी गैस की इक्वेशन ये बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू निकल रही है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब इसमें जो गामा है वो डिफाइन कैसे होता है? ये जो गामा ऊपर लिखा हुआ है ये होता है CP/CV, है ना। स्पेसिफिक हीट्स होती हैं बेसिकली, ये CP और CV उनका रेशियो होता है, ठीक? बात समझ में आई? यस सर। यस यस सर। इस पे अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो हम कर लेंगे। हीट कैपेसिटीज वैसे जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें अलग से पढ़ाई जाती है। थर्मोडायनेमिक्स आपका हो सकता है आगे होगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा इसे, ठीक है। तो उसमें आपको ये सब बताया जाएगा। जो CP होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी होता है जब कांस्टेंट प्रेशर हो, और जो आपका CV होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए। CP इज मोलर हीट कैपेसिटी, अभी इसको एक्सप्लेन थर्मोडी में करेंगे, ठीक है बेटा। ओके। ये इतना काम का है भी नहीं अभी, अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो तो आपका CP आप उसको बोलोगे, और अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे? CV बोलोगे। ऑलराइट, यस सर। ठीक है। आगे चलते, एक क्वेश्चन कर दो यार इस बात पे। डेप्थ ऑफ लेक एट विच डेंसिटी ऑफ वाटर, कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है, डेप्थ ऑफ लेक बतानी है तुमको। इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1% ग्रेटर देन एट द सरफेस। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं काफी। डेप्थ ऑफ वाटर बतानी है तो इसमें देखो, सबसे पहले तो देखो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले तो आप बल्क मॉड्यूलस निकालो, है ना, उसमें एक रिलेशन निकालो। बल्क मॉड्यूलस के साथ स्ट्रेन का रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? जब ये बोल रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है इसने, और आपको डेप्थ ऑफ लीक पूछ रहा है जब वाटर 1% ग्रेटर देन एट द सरफेस हो, यानी कि जो भी सरफेस पे होगा उससे 1% ज्यादा है ना। तो इसमें क्या करोगे आप? डेंसिटी को कांस्टेंट मान के करोगे इसको, है ना, कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में हम फिर कैसे निकाल सकते हैं? क्या? वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी की टर्म्स में? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। ओके, अच्छा मैं एक टर्म लिख रहा हूं, मुझे बताना कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने। ये रो है, ये G है, और ये H है। इसमें रो तो डेंसिटी है, यस जी सर। तुमको जी पता है ये क्या Yes, होता है? sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। और Yes, H होती है height। ये मैंने कौन सी टर्म लिखी हुई है, कौन बताए? सर अपथ्रस्ट। क्या लिखा हुआ है? सर अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट। ओके, सर नहीं पता। बेटा पढ़ा हुआ है ये तो आपने। सर वॉल्यूम। हाँ, अरे ये प्रेशर होता है बच्चा। यस सर। प्रेशर, लिक्विड्स में प्रेशर जनरली ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि लिक्विड्स में हमको डेंसिटी में दिया होता है ना, लिक्विड कभी मास में दिया हुआ होता है कि लिक्विड कभी। नो सर। हाँ, तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, ठीक है। और जी तुम्हारा यहाँ पे एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे H लिख दो, तो mg क्या हो जाएगा? फोर्स, यस सर। है ना। और आगे H से V कटेगा तो एरिया बचेगा ना। यस ये नहीं समझ में आया? एरिया आ इंटू हाइट गया। ही तो वॉल्यूम, है ना। यस नीचे क्या बचेगा? तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर ही तो होता है, राइट। यस तो अभी टाइम बड़ा कम बचा है, इसको मैं होमवर्क में दे दूं, करके लाओगे इसको नेक्स्ट टाइम? यस सर। सर। यस सर।
सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना इस पे, नहीं आएगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है डेप्थ कितनी आएगी लेक की, जहां पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1% ज्यादा है ग्रेटर देन इट सरफेस। तो पहले तो सरफेस पे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले सरफेस पे निकालना कितनी आ रही है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा कि प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है प्लस रो जी एच जो लग रहा है, यानी जो तुम्हारा वाटर है जितना है ना, जितना है उसके ऊपर, उसकी वजह से जो लग रहा है वो तुम्हें बताएगा कि टोटल प्रेशर कितना आ रहा है। फिर तुम्हें 1% ज्यादा, सरफेस से ज्यादा उस जगह पे निकालना है। ठीक है, तो फिर उसका 1% तुम्हें ज्यादा लेना पड़ेगा जो प्रेशर आया था। एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आता है समझ में तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। When a wire is stretched by a load, it is seen that for a small value of load, the extension produced in the wire is proportional to the load. यानी कि जैसे जैसे आप लोड चेंज करते हो वैसे वैसे आपका एक्सटेंशन चेंज होता है ना, उसका बेसिकली एलोंगेशन चेंज होता है। तो हमने एक स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाया जो कि हमें ये बताएगा कि कितना स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे किसी मटेरियल पे, तो उसकी वजह से कितना स्ट्रेस आ सकता है। ठीक है, तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि कैसे A is the stress proportional to the strain A to B। तो हुक्स लॉ जो है हम इसमें समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ भी समझने का ट्राई करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, आपका जो ग्राफ है वो पहले स्ट्रेट लाइन था, राइट। यस सर। में एक पॉइंट आया जहाँ पे थोड़ा कर्व होना चालू किया, है ना? फिर बी से सी गया, ये ए पॉइंट से बी गया, फिर बी से सी गया, है ना, फिर सी से थोड़ा सा ब्रेक हुआ और फिर डी पे गया, और फिर डी से आगे काफी ज्यादा ब्रेक हो गई, है ना, ई पॉइंट। तो जो ये ए पॉइंट होता है ओ ए यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है बच्चों? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है जहां पे आपका जो प्रोपोर्शनल है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। Yes, sir. ये वर्क करता है, यानी कि जब तक आप किसी मटेरियल पे इतना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो कि उसका स्ट्रेन OA तक जा रहा है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है आपका वो OA तक कवर कर रहा है, ए के आगे नहीं निकला है ना, इतना उसमें अभी डेवलप नहीं हुआ स्ट्रेन, तब तक वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन के। और दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती तो स्ट्रेट लाइन बनाती ही नहीं बनाती, बनाती है Yes, सर। sir. Yes, sir. इसलिए ए तक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ध्यान से देखोगे अगर आप। और ए के बाद थोड़ा बदलना चालू हो गया है, तो ए के बाद बी तक क्या होता है बच्चों, इलास्टिक लिमिट तक रहता है ये, यानी कि अगर आप फोर्स लगाया, आपने और फोर्स लगाया, ए तक आ गया, अब तुम और फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट तुमने और सब्सटेंस पे और फोर्स लगाया, तो बी तक आते आते तो अगर आपने हटा दिया उसको फोर्स को, तो वो अपनी जो शेप है उसको रीगेन करने का ट्राई करेगा क्योंकि वो इलास्टिक रहेगा। लेकिन अगर आपने बी के बाद और फोर्स लगाया तो तुमको ये पता होगा ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो दम तोड़ देते हैं फिर अपना, है ना, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। Yes, sir. कर नहीं सकते बच्चा, रिस्टोर भी तो कभी एक लिमिट तक ही करेंगे, ऐसा थोड़ी तुम फोर्स लगाते जा रहे हो। अच्छा ध्यान से देखा हो तुमने अगर, वैसे तो अभी हम डायरेक्टली रप्चर की बात नहीं कर रहे, टूटने की बात नहीं कर रहे, पर आपने ध्यान से देखा हो तो जो रबर होता है ना, रबर इसको तुम ऐसे खींचते रहते हो, Yes, sir. उसका भी तो एक पॉइंट होता है टूटने वाला। वो ऐसा थोड़ी कि तुम ऐसे खींचोगे तो इंडिया से लेकर चाइना तक खींच जाएगा, है ना, एक पॉइंट के बाद तो टूट जाएगा वो, अगर उसमें और ज्यादा खींचोगे उसको तो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलास्टिक लिमिट उसकी एक्सीड हो जाती है, OB तक उसकी इलास्टिक लिमिट हुई, उसके बाद वो एक्सीड हो गई। फिर आप आगे जब जाओगे तो C पॉइंट तक अगर आप ले गए उसको, है ना, और फोर्स लगाते लगाते, तो उसके बाद उसका यील्ड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब जब यील्ड पॉइंट आ जाता है तो यील्ड पॉइंट पे वो यील्ड कर जाता है। यील्ड कर जाता है मतलब अब उसका और ज्यादा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाओगे, अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम स्ट्रेन बढ़ा रहे थे स्ट्रेस बढ़ रहा था, है ना, अब क्या होगा, ग्राफ देखो ध्यान से, एकदम से नीचे आने लगा क्या C पॉइंट के बाद में, यस सर। है ना। तो C से D में प्लास्टिक बिहेवियर में चला जाता है वो, C से D में, C पॉइंट उसका यील्ड पॉइंट आया
और उसमें वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करना चालू कर देगा। प्लास्टिक मतलब बताया था मैंने, क्या होता है बताओ? जब वो अपने अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करेगा। हाँ, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। अब वो देखो, प्लास्टिक वर्ड से भी तो समझ में आ रहा है, प्लास्टिक की तुम पेन यूज करते हो, है ना, बॉटल यूज करते हो, तो क्या वो इलास्टिक होते हैं क्या? अपनी अगर तुम उसमें कुछ फोर्स लगा देते हो तो फिर से अपनी रीगेन करते हैं क्या अपनी शेप को? नहीं कर पाते हैं, अगर डिफॉर्म हो जाते हैं तो, है ना। तो प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगा ये मटेरियल सी से डी के बीच में। और डी पॉइंट होता है अल्टीमेट पॉइंट, यानी कि अब वो बोल रहा है कि भाई देखो, तुमने पहले तो मुझे इलास्टिक होने से रोका, मैंने सह लिया, फिर तुमने बोला कि नहीं मैं तो और फोर्स लगाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है, मैं चलो पुरानी शेप में नहीं जाता हूँ, पर अब मैं अपनी शेप में रहना चाहता हूँ, जिस भी शेप में तुमने मुझे बना दिया है ना। फिर हमने बोला कि नहीं, हम नहीं रुकने वाले, हम और लगाएंगे, तो हमने और फोर्स लगाया। जैसे हमने और अप्लाई किया स्ट्रेस, तो अब वो डी पॉइंट पे आ चुका है, जो कि उसका है अल्टीमेट पॉइंट। यानी अब इस पॉइंट के बाद में वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होना चालू कर देगा, है ना, टूटना चालू कर देगा। होता है ना ऐसा, किसी मटेरियल के ऊपर अगर आप लगाते रहते हो फोर्स, तो टूटने की उस पर आ जाता है वो, राइट। यस सर। यस ये सर। ग्राफ ये चीज हमें समझाता है कि कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो चेंज हो रहे हैं, और कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो है रिलेशन बिल्डअप हो रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, फोर्सेस लगाते जा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्सेस को चेंज करते जा रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा ई पॉइंट, जहां पे ये फ्रैक्चर हो जाएगा इसका, यानी टूट जाएगा, अब डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो ये ग्राफ सबको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। इसको बाकी के जो सारे पॉइंट है वो तो रीड करने वाले हैं, जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। जो स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस है, यानी कि जितना ब्रेकिंग फोर्स लगाया आपने पर यूनिट एरिया पे, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस दे देगा, ठीक है। ऐसे ब्रेकिंग स्ट्रेन क्या होता है, एलोंगेशन और कंप्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन पढ़ा हुआ था हमने। एक काम करते हैं, यहां से कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में, सिंस अभी टाइम हो गया है। वैसे तो ये चीजें रीड की जा सकती हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कुछ यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले का आप एक बार रिवाइज करेंगे, और जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अलावा स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्वेश्चन है वो सारे आप कर देंगे, मैं आपको डीपीपी शेयर कर दूंगा। डन है? ओके सर। सर बोलो बेटा। सर, आपने ऑप्टिक्स के टेस्ट के एक दिन पहले डीपीपी के साथ एक और पीडीएफ शेयर किया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना, वैसे वाला पीडीएफ है, तो इस चैप्टर का वैसे वाला पीडीएफ सेंड कर देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या? यस सर, वही थे। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर पीवाईक्यूज होंगे तो वो भी कर दूंगा। अदरवाइज आपको मैं डीपीपी तो शेयर करूंगा, सही मॉड्यूल है ही सही, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। ग्रेविटेशन की डीपीपी, ग्रेविटेशन की डीपीपी नहीं भेजी मैंने नो सर। नो बेटा। सर। देखो कुछ डीपीपीज तो मेरे पास शायद हैं भी नहीं, तो मुझे अरेंज करनी पड़ेगी फिर वो, तो मैं डीपीपी बना के भेज दूंगा उसके अलग से, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। अच्छा, पीवाईक्यूज भेजूंगा तो पीवाईक्यूज से क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर दोनों में से एक चीज तो मैं डेफिनेटली भेज दूंगा आज, एंड आई विल ट्राई टू अरेंज डीपीपी आल्सो। ओके, ओके सर। हाँ शिवा बोलो। सर आपने जो डेप्थ वाला क्वेश्चन दिया था ना सर, हाँ हाँ, सर उसमें सर मैंने बाहर तक कर लिया कि रो एच जी उसका सर वैल्यू सर आ गया सर, लेकिन रो का वैल्यू क्या सर पुट करे? रो का वैल्यू आ गया? नो सर, उसका वैल्यू सर क्या पुट सर, मेरा वैल्यू आया है रो एच जी इज इक्वल टू 1 × 1 × 1⁵ डिवाइडेड बाय 100 × 50 × 10⁻⁶ सर, लेकिन इसमें हमें एच की वैल्यू निकालनी है ना सर। हाँ, निकालनी तो एच की वैल्यू है, पर यहाँ तक पहुंचे कैसे तुम, ये इंपॉर्टेंट है, उसको सर समझो। सर कर लिया आता है अभी। कर लिया? चलो एक बार Yes, sir. समझने का ट्राई करना, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप एक बार समझने का ट्राई करना। समझ में आना इंपॉर्टेंट है, आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। यस सर। करते हैं अगली क्लास में डिस्कस, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई विल शेयर द मटेरियल, रिवाइज जरूर करना है इसको, है ना। बाकी मिलते हैं आज या अगली क्लास में जब भी आपकी। ओके, थैंक यू सर। यस सर। बाय बाय। बाय सर।